हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग बायो को कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेकर आएंगे, हमको एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट 2025 सीरीज का, जिसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पढ़ते रहना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। जो भी बच्चे नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, जो अब तक भी अगर सो रहे हो, अगर अब से भी वो जग कर अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली उनको मंजिल मिल जाएगी। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अपने दिमाग में नेगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। एनसीईआरटी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आपके बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं, यहीं से आएंगे। आपके पास जो भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कोई बात नहीं, बट एनसीईआरटी की क्लियरिटी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेकर आना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर कहे, ऐ बंदे बता तेरी रजा क्या है। कि खुदा खुद आकर कहे कि ऐ बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी कोड के साथ। एक एनर्जेटिक होकर के हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको इस चैप्टर को जब आप फिनिश करेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे बैठता है, कैसे आपको एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझाएंगे, एनसीईआरटी के हर एक फिगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आज अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आप लोग हमारा वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इतना तो श्योरिटी है आपको यहाँ से कुछ ऐसे नए चीज़ मिलेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ आज तो ये चैप्टर मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखने जा रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर से कवर करना है। ये जो सिलेबस हमने यहाँ पर रख रखा है, ये आपके एनटीए नीट ने जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के हिसाब से हमने ये टॉपिक यहाँ पर लिख रखा है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम लोग ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन क्या होता है, कि ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। एंड फिर कि एनिमल्स में रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और ह्यूमन रिस्पिरेशन कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन करता है, ब्रीदिंग को मॉडरेट कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, कब एटमॉस्फेरिक लेवल पर होता है, कब एल्वियोलाई लेवल पर होता है, कब टिश्यू लेवल पर होता है, कब ब्लड में होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बेसिकली हम लोग यहाँ पर ब्लड में ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे, ये सब डिटेल में अंदर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन के कुछ डिसऑर्डर जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अस्थमा, एम्फाइसेमा एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हम लोग इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने सामने लेकर बैठिए जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग क्या है? इस एटमॉस्फेयर से जो आप एयर को इनहेल करते हैं और जो आप एयर को आउट करते हैं, यही आपका क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। जब आप एयर को इनहेल करते हैं, बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन का इनहेल कर रहे होते हैं। जब हम एयर को आउट करते हैं, बेसिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग का। यहाँ पर एनसीईआरटी का ये डिफिनेशन हमने ले रखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मीन्स कि आप एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, एंड हमारी बॉडी की जो सेल है वो क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को ही कॉमनली क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन। तो हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग का, तो ब्रीदिंग को ही हम क्या बोल सकते हैं? वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को ही हम बोल सकते हैं वेंटिलेशन। तो ब्रीदिंग आपका होता है एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन। तो सबसे पहले देखिए इनहेलेशन, एंड इनहेलेशन को क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। एंड सेकेंड हम लोग बात करें तो एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक ब्रीदिंग का, तो एक ब्रीदिंग बराबर 1 इनहेलेशन होगा एंड 1 एक्सहेलेशन होगा। मीन्स कि एक ब्रीदिंग बराबर 1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन। तो आपको क्लियर समझ में आया कि ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग को ही हम वेंटिलेशन कह सकते हैं। तो ब्रीदिंग आपकी जो ब्रीदिंग है वो क्या है? 1 आपका इनहेलेशन होगा एंड 1 आपका एक्सहेलेशन होगा। अब एक बात आती है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में तो बोल दिया गया है कि ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में एक डिफरेंस है, वो थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ब्रीदिंग क्या है? नॉर्मली जो आप एयर को इनहेल करते हैं और देन फिर आप एयर को आउट करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। इसे हम रिस्पिरेशन कब बोलेंगे? जब आप इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन है वो जाकर कहाँ लगती है? आपके बॉडी के सेल पर लगती है, और आपके सेल में जो ग्लूकोज होता है, जो वहाँ पर अमीनो एसिड होगा, फैटी एसिड होगा, उन सब का ब्रेकडाउन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। तो ये आपका, जिससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी। तो इसे क्या कह देंगे? रिस्पिरेशन। तो समझ में आया? ब्रीदिंग क्या है? नॉर्मली जो आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ये है ब्रीदिंग। और रिस्पिरेशन क्या है? यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। किसका ब्रेकडाउन होगा? तो ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनका ब्रेकडाउन होगा, जिससे हमारे बॉडी के सेल को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो आपको समझ में आया ब्रीदिंग क्या है एंड रिस्पिरेशन क्या है। बट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन। तो क्लियर हुआ ब्रीदिंग क्या है एंड रिस्पिरेशन क्या है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन का। तो हमने रिस्पिरेटरी ऑर्गन वही लिए हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बाकी फाइलम वाइज जो भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, तो उनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन हम वहीं पढ़ लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हमको नहीं करना है, जितना हमारे एनसीईआरटी में दिया है उतना ही हमें समझना है। अगर रिस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो ये डिपेंड किस पर करता है कि उस एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इन पर डिपेंड करेगा। एंड इसके अलावा लेवल ऑफ हैबिटेट पर डिपेंड करेगा, मतलब वो रह कहाँ रहा है, वो वाटर में रह रहा है या फिर वो टेरेस्ट्रियल में, अर्थ में रह रहा है। अगर वो वाटर में रह रहा होगा तो क्या यूज करेगा? गिल्स का यूज करेगा। अगर वो टेरेस्ट्रियल पर रह रहा होगा, अर्थ पे रह रहा होगा, तो किसका यूज करेगा? वो लंग्स का यूज करेगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं, ये हमने जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है सिंपल डिफ्यूजन।
सिंपल डिफ्यूजन किस में पाया जाता है? तो बात करें सिंपल डिफ्यूजन का, तो सिंपल डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे कि आपके स्पंजेज में, शिलंट्रेट, फ्लैटवर्म, इन सब में हमें कैसा रिस्पिरेशन देखने को मिलेगा? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? ये अपने पूरे इंटायर बॉडी सरफेस से रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ये अपने पूरे बॉडी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है मॉइस्ट क्यूटिकल। तो मॉइस्ट क्यूटिकल हमें किस में देखने को मिलेगा? तो मॉइस्ट क्यूटिकल हमको अर्थ में देखने को मिलेगा। मॉइस्ट क्यूटिकल किसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन है? तो ये है अर्थवर्म का। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकियल ट्यूब का। ट्रैकियल ट्यूब हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ट्रैकियल ट्यूब हमें इंसेक्ट में देखने को मिलता है। वहीं पर हम बात करते हैं गिल्स का। गिल्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर बाय गिल्स रिस्पिरेशन होगा तो उसे हम कहेंगे ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन बेसिकली ऐसे एनिमल करते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं, वो बाय गिल्स रिस्पिरेशन करते हैं। अगर बाय गिल्स रिस्पिरेशन करेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। तो अगर गिल्स है, गिल्स क्या बोलते हैं? स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर। जो गिल्स होता है वो स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है। ये पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का में। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में क्या देखने को मिलता है? गिल्स। गिल्स के थ्रू ही ये क्या करते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स का। अगर लंग्स के थ्रू एनिमल रिस्पिरेशन कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रिस्पिरेशन। लंग्स को क्या बोलते हैं? वास्कुलराइज बैग। एनसीईआरटी का लाइन है, टू दी पॉइंट जो हम यहाँ बता रहे हैं एनसीईआरटी से लिया गया है। स्पेशलाइज वास्कुलराइज स्ट्रक्चर आपको क्या है यहाँ पर? तो उसको गिल्स को बोल रहा है। एंड वास्कुलराइज बैग किसको बोल रहा है? तो वास्कुलराइज बैग ये लंग को बोल रहा है। तो बाय लंग रिस्पिरेशन किस में पाया जाएगा? टेरिस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग वर्टिब्रेट की अगर बात करें। वर्टिब्रेट में जो फिशेस होती हैं, वर्टिब्रेट में आपके ये सब आ जाएंगे, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। बेसिकली इसमें बात करते हैं फिशेस का, तो फिशेस में बाय गिल्स रिस्पिरेशन होगा। एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में बाय लंग्स होता है। यहीं पर हम लोग बात करते हैं एम्फीबियन लाइक फ्रॉग का। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग की बात करें तो ये जब वाटर में रहते हैं तो इनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा। ये जब लैंड पर होंगे तब इनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा। जब ये वाटर में होते हैं तो बाय स्किन, जब ये वाटर में होते हैं तो बाय स्किन रिस्पिरेशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। और जब ये लैंड पर होते हैं, जब फ्रॉग लैंड पर होता है तो रिस्पिरेशन कैसे करता है? बाय बक्कल कैविटी, बाय स्किन एंड बाय लंग्स। अगर बाय लंग्स रिस्पिरेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो आपको क्लियर हुआ रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से एनिमल में कौन सा रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है। आगे बढ़े, ठीक है। ये हम बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये कैसा होता है? जो वेल डेवलप रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो ह्यूमन में पाया जाता है। ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो बना होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड वन पेयर ऑफ लंग का। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बना होता है एंड वन पेयर ऑफ लंग का। तो थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं, ये फिगर हमने एनसीईआरटी का ले रखा है। अगर हम लोग बात करते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो जैसे कि आपका रिस्पिरेटरी पाथवे है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब पूरा पाथवे है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली इस फिगर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ह्यूमन में वन पेयर लंग्स पाया जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड इसके अलावा ये जो आपको बीच में दिखाई गई है ये ट्रैकिया है। यहीं पर ये क्या दिखाया गया है? ये लैरिंग्स है। और ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये एपिग्लॉटिस है। तो देखिए जो यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया आपको दिख रही है इसके जस्ट एबव क्या है? लैरिंग्स पाया जा रहा है। और देखिए इस ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को, ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग है, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को ही क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस।
ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस को जो कवर करता है वो है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो किसे कवर करता है? इस ग्लॉटिस की जो ग्लॉटिस है वो किसकी ओपनिंग है? तो ट्रैकिया की ओपनिंग है। जब आप स्वॉलोइंग करते हैं तो जो फूड है वो आपके ईसोफेगस में ही जाए, वो आपके ट्रैकिया में ना जाने पाए, इसीलिए जो आपकी एपिग्लॉटिस होती है वो ग्लॉटिस को कवर कर लेती है। वो प्रिवेंट करती है कि आपकी जो फूड की एंट्री है वो आपके इस ट्रैकिया में ना होने पाए। अब इसमें बात करते हैं लंग्स का। तो देखिए, जो लंग्स होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन को ये देखिए, ये यहाँ पर दो मेम्ब्रेन दिखाया गया है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसे क्या बोलते हैं? इनर प्लूरा। तो जो लंग्स है उसके कवरिंग को ही हम क्या कह देते हैं? प्लूरा। तो लंग्स की कवरिंग को क्या कहेंगे? प्लूरा। तो आउटर को पैराइटल प्लूरा कहेंगे एंड इनर मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? विसरल प्लूरा। तो जो पैराइटल प्लूरा होता है वो कहाँ पर होता है? जो पैराइटल प्लूरा होता है वो आपके थोरेसिक वॉल से अटैच होता है, और जो विसरल प्लूरा होता है वो इस लंग्स के तरफ रहता है, वो आपके विसरल आर्गन की तरफ रहता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। और अगर ये जो आपका आउटर पैराइटल प्लूरा है ये आपके ऑर्गन से, आपके लंग से दूर है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। देखिए, पैराइटल एंड विसरल प्लूरा के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। इनके बीच में जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इनके प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, वो प्लूरल फ्लूइड किस में हेल्प करता है? वो इस जो हमारी लंग्स है इस लंग को प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से। इस लंग्स में फ्रिक्शन ना हो उसको कौन रोकता है? तो उसे रोकता है प्लूरल फ्लूइड। अब देखिए, जो हमारा लंग्स है यहाँ पर ये देखिए बीच में हार्ट भी दिखाया गया है। तो हार्ट की थोड़ा सा लोकेशन भी देख लेते हैं क्या जाता है अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो वैसे हार्ट अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये रहता है हार्ट सिचुएटेड कहाँ पर होता है? तो लंग्स जो हार्ट होता है, ये देखिए जो आपका ये लंग्स है, जो आपका लेफ्ट वाला लंग्स है, यहाँ पर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को मीडियास्टिनम बोलते हैं, जहाँ पर ये जो लंग्स है ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए, ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ये है डायाफ्राम। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? डायाफ्राम है। जो डायाफ्राम होता है यह एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जो पार्टीशन सेपरेट कर रही है वो मस्कुलर पार्टीशन क्या है? वो है डायाफ्राम। आइए अब हम लोग इसको डिटेल से और अच्छे से पढ़ते हैं। ये पूरा रिस्पिरेटरी पाथवे है, ये पूरा कंडक्टिंग एंड रिस्पिरेटरी जोन का हमने फ्लो चार्ट बना रखा है जो हमको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो ये स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। आपके ये जो आउटर साइड में दो ओपनिंग है यही क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देन कहाँ पर जाएगा? नेजल पैसेज में, देन नेजल चैम्बर, फिर आ जाएगा आपका फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का। तो फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, ये आप लोग ध्यान रखना। फेरिंग्स में ही ट्रैकिया की ओपनिंग होती है और फेरिंग्स में ही इसोफेगस की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंग्स का। जो लैरिंग्स होता है ये वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स होता है जो हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में। फिर देन कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। देन फिर ओपनिंग किस में होगी? प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया फिर किस में चेंज हो? इसकी ओपनिंग होगी प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आपका आ जाएगा टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड ये वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, हमने समझने के लिए इसे ऐड कर दिया है। देन आपका डक्ट ऑफ एल्ब्यूलाई एंड देन आपका आ जाएगा एल्ब्यूलाई। अब हमें इस पूरे पाथवे में से ये देखना है
कहाँ से कहाँ तक के पाथवे को कंडक्टिंग जोन कहेंगे और कहाँ से कहाँ तक के पाथवे को हम लोग एक्सचेंजिंग जोन कहेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए हमने नोट भी कर रखा है। कंडक्टिंग जोन आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांकियोल तक होगा। जो कंडक्टिंग जोन है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांकियोल तक होगा। और जो आपका रिस्पायरेटरी जोन है वो कहाँ से कहाँ होगा, एल्ब्यूलाई एंड देयर डक्ट होगा। ये देखिए जो आपका कंडक्टिंग जोन है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक आपका होगा, यहाँ टर्मिनल ब्रांकियोल तक होगा। कहाँ से कहाँ तक कंडक्टिंग जोन होगा, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये पूरा अपना कहाँ तक होगा, टर्मिनल ब्रांकियोल तक, जिसे हम कंडक्टिंग जोन कहेंगे। एंड डक्ट ऑफ एल्ब्यूलाई, एंड एल्ब्यूलाई को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सचेंजिंग जोन बोलते हैं। समझ में आया कहाँ से कहाँ तक कंडक्टिंग जोन है और कहाँ से कहाँ तक एक्सचेंजिंग जोन है। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कंडक्टिंग जोन है इनका काम क्या है। कंडक्टिंग जोन क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सचेंजिंग जोन तक ले जाने का काम करता है। कंडक्टिंग जोन का काम क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कहाँ तक लेकर जाता है, तो उसको लेकर जाता है ये एक्सचेंजिंग जोन तक, एल्ब्यूलाई तक लेकर जाता है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्ब्यूलाई। और ये क्या करता है, जो एयर होता है उसको क्लैरिफाई करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, फिर वो कहाँ पर पहुँचता है, एल्ब्यूलाई तक पहुँचता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेटरी जोन का, एक्सचेंजिंग जोन का। तो जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है वो रिस्पिरेटरी जोन में होता है। तो रिस्पिरेटरी जोन कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, एल्ब्यूलाई एंड देयर डक्ट। एल्ब्यूलाई एंड जो एल्ब्यूलाई का डक्ट है वो आपके किस में आ जाएंगे, रिस्पायरेटरी जोन में, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सचेंजिंग जोन। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एक्चुअल डिफ्यूजन कहाँ पर होता है, तो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है रिस्पिरेटरी जोन में, या फिर हम कह सकते हैं एक्सचेंजिंग जोन में। एंड कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है, वो सिर्फ एयर को क्लैरिफाई करता है और कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर से एल्ब्यूलाई तक लेकर जाता है। क्लियर हुआ कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है एंड रिस्पिरेटरी जोन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कार्टिलेजिनस रिंग होता है। जो हमारी ट्रैकिया होती है इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। तो वो कहाँ से कहाँ तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, तो ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रांकियोल तक, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रांकियोल तक जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, जो क्या करती है, जो हमारी ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरिंग्स का। तो फेरिंग्स तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, क्योंकि जो आपका फूड पाइप है जिसे इसोफेगस कहते हैं उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, फेरिंग्स में होती है। जो आपकी ट्रैकिया है, जो आपकी विंड पाइप है, उसकी भी ओपनिंग कहाँ होती है, फेरिंग्स में होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैरिंग्स का। तो जो लैरिंग्स होता है यह कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है या साउंड बॉक्स होता है, जो किस में हेल्प करता है, साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साउंड प्रोड्यूस कब होता है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं या फिर जब हम इंस्पायरेशन करते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम एक्सपायरेशन करते हैं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap is called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। देखिए ड्यूरिंग swallowing क्या होता है, जब हम फूड को खाते हैं उस समय, अभी हमने आपको बताया था, जो आपकी यहाँ से देखती है, ये देखिए ड्यूरिंग swallowing, ये है आपके ट्रैकिया।
ट्रैकिया के जस्ट अबव लैरिंग्स रीजन पाया जा रहा है, इसके जस्ट ऊपर एपिग्लॉटिस पाई जा रही है। तो जैसे ही आप फूड की स्वॉलोइंग करते हैं तो आपकी जो एपिग्लॉटिस होती है इस ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर कर लेती है, जिससे फूड की जो एंट्री है वो इस लैरिंग्स रीजन से होते हुए ट्रैकिया में नहीं जा पाती है, आपके विंड पाइप में नहीं जा पाती है। तो क्लियर हुआ आपका जो एपिग्लॉटिस है वो कैसे प्रिवेंट करता है फूड के एंट्री को इस ट्रैकिया में जाने से। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को जो कवर करता है वो है एपिग्लॉटिस। फूड के एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में जाने से? वो है आपका एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट देखिए, ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? तो ये नेक से लेकर मिड थोरैक्स तक एक्सटेंड करती है। ये कहाँ पर बाइफरकेट कर जाती है? बाइफरकेट बोले तो ट्रैकिया आपकी जब आपकी राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है तो किस लेवल पर डिवाइड होती है? तो ये आपका 5th थोरैसिक लेवल पर डिवाइड होती है। तो ट्रैकिया बाइफरकेट करती है आपके 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा तो आप लोग जानते हैं, जो आपकी वर्टिब्री होती है वो 26 होती है। तो आपके वर्टिब्री के आपके 5th वाले लेवल पर वहीं पर आपकी जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट कर जाती है। आपकी ट्रैकिया राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कितनी होती हैं? 16 to 20 होती हैं, जो कि बनी होती हैं हाइलिन कार्टिलेज का। ये जो रिंग होता है कंप्लीट कहाँ पर होता है? तो वेंट्रल साइड पे कंप्लीट होता है, वेंट्रल साइड पे कंप्लीट होता है एंड डॉर्सल साइड पर ये इनकम्प्लीट होता है। एंड और ये किससे बचाता है? जो ये कार्टिलेजिनस रिंग है इसका काम क्या है? ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स से बचाता है। हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स से कौन बचाता है? तो जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं वही हमारे ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है लंग्स। तो लंग्स में कौन कौन आ जाते हैं? तो लंग्स में आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्ब्यूलाई। तो लंग्स में आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्ब्यूलाई आ जाते हैं। एंड नंबर कितना होता है लंग्स का? 1 पेयर। इसका लोकेशन क्या है? तो थोरैसिक चैम्बर है। तो थोरैसिक चैम्बर की अगर बाउंड्री की बात करें तो थोरैसिक चैम्बर को ही क्या बोलते हैं? एयर टाइट चैम्बर। तो जो आपका थोरैसिक चैम्बर है ये बनता कैसे है? तो आइए अच्छे से समझते हैं। जो थोरैसिक चैम्बर होता है डार्सली कौन होता है? वर्टिब्रल कॉलम, बैक साइड। ठीक, डार्सली वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली क्या है? ये स्टर्नम। लैटरली क्या है आपका? रिब्स। एंड लोअर साइड में यहाँ पर क्या है आपका? डायफ्राम। तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? थोरैसिक चैम्बर, जहां पर आपका लंग सिचुएटेड होता है। तो क्लियर है, सब कुछ टू द पॉइंट एनसीईआरटी से लिया गया है, इसे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पिरेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी से हमने ले रखा है 5 स्टेप्स हैं जहां पर रिस्पिरेशन होता है। ये देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ होता है। अगर इसका स्टेप्स पूछ लेता है, सीक्वेंस पूछ लेता है, तो आप लोग शायद ही इसे कर पाएं। तो इसको समझने के लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका बताती हूँ जिसको आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं। समझने के साथ साथ कितने इजीली से हम इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं 5 स्टेप बहुत आसानी से बता रही हूँ। आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये एटमॉस्फेरिक लेवल पर होगा। जो सेकेंड स्टेप है रिस्पिरेशन का ये आपका होगा एल्ब्यूलाई लेवल पर। और जो आपका थर्ड स्टेप है वो यहाँ पर ब्लड के थ्रू होगा। एंड आपका जो फोर्थ स्टेप है वो आपके बॉडी और टिश्यू के बीच में होगा रिस्पिरेशन। एंड जो आपका 5th स्टेप है वो आपके सेलुलर लेवल पर होगा। कितने आसानी से देखिए, अभी इसको भी हम पढ़ेंगे, कितना आसान है। पहला स्टेप
एटमॉस्फेरिक लेवल पर है, जिसे हम लोग ब्रीदिंग या वेंटिलेशन बोलेंगे। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, तो एल्बुलाई लेवल पर रिस्पिरेशन है। थर्ड स्टेप क्या है, बाय ब्लड है। एंड आपका फोर्थ स्टेप क्या है, ब्लड और टिश्यू के बीच में है। एंड फिफ्थ स्टेप आपका क्या है, तो ये आपके सेल में है। तो ये 5 स्टेप है। देखिए पहला स्टेप क्या कह रहा है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। मीन्स कि ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, एंड जो आपका एल्वेोलर एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आउट करते हैं। यही आपका ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ पर होगा, एल्वेोलर मेम्ब्रेन के बीच में होगा। तो एल्बुलाई लेवल पर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो आपका सेकेंड स्टेप में होगा। थर्ड स्टेप, अभी इसको बहुत अच्छे से, अभी अंदर हमने डायग्राम एनसीईआरटी का लिया, वहां भी बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड थर्ड स्टेप पे क्या होगा, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड हम लोग देखेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे डिफ्यूजन होगा ये हम लोग देखेंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप कि हमारी बॉडी की जो सेल है वो आपको, जैसा कि पहले हमने बताया, जो आपकी बॉडी की सेल है वो ऑक्सीजन का यूज करती है। किस में करती है, जो आपके ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, उनके ब्रेक डाउन के लिए। ऑक्सीजन जब बाइंड करता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड से, उनका ब्रेक डाउन होता है, जिससे हमारे बॉडी के सेल को एनर्जी मिलती है, जिससे आप कोई भी काम को कर पाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमारे साथ इसको समझते जाना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें सब कुछ बस हमें समझना है। तो आइए फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इसे ही हम लोग वेंटिलेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग का, बेसिकली इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, ब्रीदिंग का जो पहला स्टेप आपका है वो इंस्पिरेशन होगा, और जो दूसरा स्टेप है आपका वो एक्सपिरेशन होगा। और इसमें कौन कौन से मसल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आइए हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंस्पिरेशन। कैसे इंस्पिरेशन होता है, कैसे एयर को हम लोग इनहेल कर पाते हैं, यहाँ पर कहाँ का प्रेशर कम है होगा, कहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या होगा कि हमारे डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारी डायाफ्राम पाई जाती है, जो एक मस्कुलर पार्टीशन बनाती है किसके किसके बीच में, हमारे थोरेसिक वॉल एंड एब्डोमिनल के वॉल के बीच में। ये हमारी जो है थोरेसिक कैविटी है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इनके बीच में जो पार्टीशन बना रही है वही है डायाफ्राम। डायाफ्राम का जो नॉर्मल शेप होता है वो डोम शेप होता है। डायाफ्राम का जो नॉर्मल शेप है वो ये होता है, ऐसे डोम शेप या आर्क शेप बोलते हैं। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। अभी हम लोग समझते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इंस्पायरेशन का पहला स्टेप क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम। जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो डायाफ्राम पहले डोम शेप का था अब वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो डायाफ्राम के फ्लैट होने से क्या होगा, जो आपके थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो किधर से किधर बढ़ता है, तो वो बढ़ता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर। इस तरह से आपका पहले डोम शेप था, जब फ्लैट हुआ तो किधर से किधर वॉल्यूम बढ़ा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। एंड आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होगा, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है वो रिब्स के बीच में पाई जाती है। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है वो रिब्स के बीच में पाई जाती है, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से
जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो किधर बढ़ता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस की अगर बात करें तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस ये है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए ओवरऑल आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जो आपके थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, पहला तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, फिर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, देन ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। जब आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, देन जो आपका एयर है वो अंदर आएगा, तब आप इनहेलेशन कर पाएंगे, तब आप इंस्पिरेशन कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो इंस्पिरेशन है पहले कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा। तो ये हमने स्टेप यहाँ पर नोट कर रखे हैं, बहुत ही इजीली आपको समझ में आने वाला है। ये देखिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होगा, तो डायाफ्राम में। ये जो डायाफ्राम है पहले डोम शेप का था, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये देखिए इस तरफ, तो वॉल्यूम इस तरफ से बढ़ेगा ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो जब इधर आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, देखिए इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एनसीईआरटी की लाइन है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ बढ़ेगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, फिर कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में। हमने आपको बताया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। ये देखिए आपके रिब्स दिखाई गई है, इन्हीं के बीच में जो पाई जाती हैं वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ की तरफ बढ़ेगा, तो जो आपका वॉल्यूम है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। देखिए जो यहाँ पर रिब्स है, जो यहाँ पर रिब्स है वो किस तरफ, जो यहाँ पर रिब्स है वो आउटवर्ड के तरफ, देखिए अपवर्ड एंड आउटवर्ड के तरफ जाते हुए दिख रही हैं। जो रिब्स एंड स्टर्नम होती हैं वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड के तरफ जाने लगती हैं, जिससे जो वॉल्यूम है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज कर जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि आप जब ड्यूरिंग रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो आप अपने चेस्ट पर हाथ रखकर फील कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि आपका जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन की तरफ मूव कर रहा है। तो आप खुद भी फील कर सकते हैं, अभी भी आप अगर लेक्चर मेरा देख रहे हैं तो यू कैन फील कि योर हार्ट जो है कैसे मूव कर रहा है अप एंड डाउन। इस तरह से रख के फील कीजिए, आपको क्लियर यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन कैसे हो रहा है। तो आपको क्लियरली समझ में आया। देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ चुका है थोरेसिक चैम्बर का, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ चुका है, ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। अब एयर कहाँ से कहाँ आने लगेगा, एटमॉस्फेरिक एयर से आपके कहाँ पर आएगा, आपके लंग्स में आएगा, आपके एल्वुलाई में आएगा। समझ में आया इंस्पिरेशन का पूरे स्टेप। इसलिए मैंने ये स्टेप नोट कर दिया है कि आप लोग जब भी रिवीजन करें तो आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी का ये फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा। तो कभी कभी क्या है इस तरह से फिगर बनाकर दे देगा, ये सारी एरोज पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह के आपका एरो दिखाया गया है अपवर्ड आउटवर्ड, इस तरह से दिखाया गया है आपका डाउनवर्ड, तो ये किसका होगा, इंस्पिरेशन का फिगर होगा। और अगर आपका अंदर की तरफ दिखाया गया होगा तो वो आपका क्या रहता है, एक्सपायरेशन का। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, थोड़ा पानी पी लें।
तो आइए हम लोग अब एक्सपायरेशन का प्रोसेस समझेंगे। एक्सपायरेशन बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल आपको क्या करना है, इंस्पायरेशन का उल्टा कर देना है। आपने पहले कॉन्ट्रैक्शन करवाया था डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में, यहाँ पर आपको क्या करवा देना है बेटा, रिलैक्सेशन। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन करवाना है। देखिए रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो देखिए जब यहाँ पर डायाफ्राम में रिलैक्सेशन होगा, पहले डायाफ्राम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कैसा हो गया था, फ्लैट हो गया था, वापस से अब यहाँ पर क्या, जब रिलैक्सेशन होगा तो जो डायाफ्राम फ्लैट हो गया था वो डायाफ्राम अब कैसे हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ की तरफ कम हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ वॉल्यूम इसका घट जाएगा। देखिए अब फिर नेक्स्ट में जब रिलैक्सेशन होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में, जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, वो वॉल्यूम भी अब यहाँ पर घट जाएगा। अब देखिए ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो गया है। थोरेसिक वॉल्यूम, जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है कम हो गया, तो जाहिर सी बात है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो गया है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर की, देन आपकी जो एयर है आपके लंग्स में अब वो आउट होगा, आप एक्सहेलेशन कर पाएंगे, जिसे आप लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आया। देखिए ये भी एनसीईआरटी का फिगर है। इस तरह से आपको अगर फिगर बना कर दे तो आपको फिगर को पहचानना भी आना चाहिए, कौन सा फिगर इंस्पायरेशन का है और कौन सा फिगर एक्सपायरेशन का है। देखिए एरो देखिए इस तरफ की तरफ दिखाया गया है ना, इस तरफ, इसका मतलब ये एक्सपायरेशन का है। जब यही एरो का साइन इस तरह से दिखा दिया गया था तब वो किसका फिगर था, तब वो इंस्पायरेशन का था। तो क्लियर है, समझ में आया इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है। पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर पहले जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के किधर बढ़ेगा जो है वॉल्यूम, एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से किधर वॉल्यूम बढ़ेगा। सारी चीजें हम लोगों ने समझा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। ये पूरे स्टेप हैं आपके। देखिए एक्सपायरेशन का स्टेप, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर एंड वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी आल्सो डिक्रीजेज, देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एयर एक्सपेल आउट होगा फ्रॉम द पल्मोनरी कैविटी, जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो क्लियर हुआ व्हाट इज द इंस्पायरेशन एंड व्हाट इज द एक्सपायरेशन। अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नोट कर रखा है। अगर बात करते हैं एक हेल्दी ह्यूमन में, एक हेल्दी ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट क्या होता है, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। एक हेल्दी ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, जो ब्रीदिंग के मोमेंट में इन्वॉल्व होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। टू द पॉइंट एनसीईआरटी से तो कुछ भी हमको छोड़ना नहीं है, सब हमको अच्छे से समझते हुए चलना है। हर जगह कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, हर जगह आपको आसान मैंने बना दिया है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर टफ से टफ टॉपिक को, एनसीईआरटी को हम बहुत आसानी से समझेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बस पेशेंस बनाए रखना है और हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ते रहना है नीट तक। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम का डिफिनेशन हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम का। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब आप नॉर्मल रिस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल जब रिस्पिरेशन करते हैं तो जो नॉर्मली आप
इंस्पायरेशन करते हैं मीन्स एयर को इनहेल करते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं मीन्स एक्सपायरेशन करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मली रिस्पिरेशन के दौरान जो आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं वही आपका क्या कहलाएगा? टाइडल वॉल्यूम। तो ये इसका अमाउंट कितना होता है टाइडल वॉल्यूम का? तो 500 ml होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? मीन्स कि आप नॉर्मली जितना आप इंस्पिरेशन नॉर्मली करते हैं उसके अलावा आप फोर्सफुल्ली कितना इंस्पायरेशन कर सकते हैं। नॉर्मल आपने इंस्पायरेशन किया, एयर को इनहेल किया नॉर्मली, जैसे कि आप नॉर्मली ब्रीदिंग में जो करते हैं, उसके अलावा आप फोर्सफुल्ली कितने एयर को इनहेल कर पा रहे हैं, कितने एयर को आप इंस्पायर कर पा रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही आपका क्या कहलाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो 2500 to 3000 ml होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइडल वॉल्यूम किसे कहेंगे, उसका अमाउंट क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहेंगे, उसका कितने आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या? नॉर्मली आप जो एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मली जो आप एयर को एक्सहेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, उसके अलावा आप फोर्सफुल्ली कितना एक्सपायरेशन कर पा रहे हैं, फोर्सफुल्ली आप कितने एयर को आउट कर पा रहे हैं, कितना एक्सहेल कर पा रहे हैं, वही आपका होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन एक्सपायर आफ्टर ये फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये आपका अमाउंट होगा 1000 to 1100 ml। तो 1000 से 1100 ml अमाउंट किसका होता है? आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। नेक्स्ट आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आप जब फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन करते हैं, फिर भी कुछ अमाउंट एयर की आपके लंग्स में रह जाती है, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जब आप फोर्सफुल्ली आप एयर को आउट कर देते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन कर देते हैं, फिर भी जो स्मॉल अमाउंट एयर का रहता है वो आपके लंग्स में रह जाता है, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको कभी भी हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी हमने बताया था जो भी ये सभी वॉल्यूम है उनको हम मेजर करते हैं किससे? स्पायरोमीटर से। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पायरोमीटर से जहां कहीं भी रेसिडुअल वॉल्यूम पाया जाएगा उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है? इसका जो अमाउंट होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का वो 1100 से 1200 ml होता है। यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। देखिए ये अच्छे से आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी से आप इनके कैपेसिटी को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। वॉल्यूम हम लोग पढ़ चुके हैं, अब रिस्पायरेटरी कैपेसिटी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखिए एनसीईआरटी की जो एक बार आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वॉल्यूम को तैयार करना बहुत ही आसान है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होती है तो इनमें होती है, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसको आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो आपको एग्जाम तक भी नहीं भूलने वाला है। बस आपको एक बार वापस से रिवीजन करना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में याद रखिएगा, इसमें क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में जो आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक, जो आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर का इंस्पायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन,
उसे ही क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब मैं इसका जो दिमाग में रखने वाला बहुत इजी फॉर्म बताऊंगी, अभी बस इसको समझते हुए चलिए आप लोग, ठीक है। देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। जो आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, वही आपका क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें आपका ये फार्मूला एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएंगे। देखिए अगर इसकी वैल्यू लिखना हुआ ना तो आप जोड़ लिया करिएगा। टाइडल वॉल्यूम अभी आपने पढ़ा था 500 ml होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml होता है, तो जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, आप जो है बस उन सभी वॉल्यूम को तैयार रखिएगा। इधर में फार्मूला ध्यान रखिएगा, आप वो अगर एग्जाम में पूछा गया तो उसे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। जो टोटल वॉल्यूम है एयर का, एक पर्सन जो कि एक्सपायर करता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। देखिए आपने क्या किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप जो एक्सपायर करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वही आपका कहलाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसका फार्मूला है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स टीवी प्लस एआरवी। क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या होता है, देखिए अभी आप लोगों ने रेसिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है कि रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर ये नॉर्मल एक्सपायरेशन, वहां पर क्या था, फोर्सफुल एक्सपायरेशन था। यहाँ पर क्या है आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह जाती है वही आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका फार्मूला आपका आरवी प्लस ईआरवी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ये पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद आप जितना ज़्यादा वॉल्यूम एयर का ब्रीथ कर सकते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में आपका आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी किसे कहेंगे। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने लंग्स में एक्मोडेट करते हैं आफ्टर द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। देखिए आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन कीजिए, जितना ज़्यादा एयर आप अपने लंग्स में रख पाते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। तो हम बहुत आसान सा चीज़ें बता रहे हैं जो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप रिवीजन के टाइम उस चीज़ का ध्यान देंगे तो आप एग्जाम में उसको कर लेंगे। देखिए हमारे पास पूरा बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हमें एग्जाम में कैसे सही करना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। कैसे हमको पकड़ना है कि इसमें हमें क्या देखना है और इसमें क्या। देखिए क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की डिक्टू लाइन आती है, तो अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहे तो इसमें देखिए इसका जो हेडिंग है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इसका जो नाम है उसके अलावा इसमें क्या ऐड होगा, किस चीज को नॉर्मल करेगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक, तो देखिए तो इसका डिफिनेशन क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ये नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसका जो नाम है उसमें देखिए सबसे पहले इसके हेडिंग का नाम वाला आ रहा है, फिर आ रहा है इसका जस्ट अपोजिट। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, एक्सपायरेटरी में भी यही है कि देखिए इसका जो नाम है वो है, फिर लास्ट में किसको नॉर्मल कर रहा है, देखिए इसके नाम के अपोजिट वाले को नॉर्मल कर दे रहा है, इसमें भी इसके नाम के अपोजिट वाले को नॉर्मल कर रहा है। इसमें देखिएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी की अगर बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ये पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ये नॉर्मल इंस्पायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन
एक्सपायर आफ्टर ये नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो देखिए इसके हेडिंग को आप देखिए, इसमें इसके जस्ट अपोजिट वाले को नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। अभी जब आप लोग वॉल्यूम पढ़ रहे थे ना, उसमें सब फोर्सफुल्ली हेडिंग में जो था उसी को फोर्सफुल्ली कर रहे थे, बट इनके कैपेसिटी में थोड़ा सा चेंज है। तो इनमें क्या है, इनके नाम के जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाला है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल कर रहा है। और फंक्शनल में भी आपको क्या है, वहाँ पर जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम था वहाँ पर फोर्सफुल्ली की बात कर रहा था, यहाँ पर आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करेगा। वाइटल कैपेसिटी में आपको अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम आप एयर की बात कर रहा है फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, तो आपका वाइटल होगा। मैक्सिमम की बात वो सिर्फ वाइटल में किया हुआ है, ठीक। और एक्मोडेशन की बात वो सिर्फ टोटल लंग कैपेसिटी में किया हुआ है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट के बेसिस पर इनको आप तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ में आया रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या है, रिस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, इनके अमाउंट क्या है और इनके फार्मूले क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैसेस का एक्सचेंज का। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक तो एल्बुलाई लेवल पर होगा, दूसरा टिश्यू लेवल पर होगा। एल्बुलाई लेवल पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम प्राइमरी साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, एल्बुलाई लेवल पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी साइड। और जो टिश्यू लेवल पर गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी साइड। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गैसेस की एक्सचेंज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो जो गैसेस का एक्सचेंज है, एक तो एल्बुलाई लेवल पर होगा, दूसरा टिश्यू लेवल पर होगा। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और ये जो सिंपल डिफ्यूजन है ये बेसिकली डिपेंड किस पर करेगा, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान देना है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए ये डिपेंड किस पर करता है, सिंपल डिफ्यूजन, ये मेनली डिपेंड करता है प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करके आप क्वेश्चन निकालिएगा, क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, इस चीज की तो श्योरिटी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस टेबल से समझते हैं, ये भी टेबल हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस टेबल से समझते हैं। इस टेबल में यहाँ पर कुछ आपके कुछ वैल्यू दे रखे हैं, ये हमको ध्यान देना है कि जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है कि रिस्पायरेटरी गैस होता है, तो इनका अमाउंट कहाँ पर कितना है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अपने दिमाग में रखें। तो लिखने से ज़्यादा हमें फोकस करना है समझने पर। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है बेटा, तो 159 होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.3 होता है एटमॉस्फेरिक लेवल पर। यहीं पर बात करें एल्बुलाई लेवल पर, देखिए एटमॉस्फेरिक एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। एल्बुलाई की बात करें तो एल्बुलाई में आपका जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो 104 है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। नेक्स्ट बात करते हैं डीऑक्सी। अब तक आपने देखा चाहे एटमॉस्फेरिक एयर हो चाहे एल्बुलाई हो, यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, यहाँ पर देखिए किसका अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है
और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 45 है एंड ऑक्सीजन आपका 40 है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ध्यान रखिएगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो 95 है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो 40 है। अब बात करते हैं टिश्यू का। तो टिश्यू में वैसे भी किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। हमेशा इन गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखिए, हमेशा जो ट्रांसपोर्ट है जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर से एल्ब्यूलाई की तरफ, एल्ब्यूलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन वापस से टिश्यू में जाएगा। और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट उल्टा चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए जरा, ये क्या करेगा टिश्यू से, क्यों, जो हमारी बॉडी की सेल है वो ऑक्सीजन यूज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिक्स कर देती है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स होगा ऑक्सीजन के डायरेक्शन के। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्शन है टिश्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्ब्यूलाई होगा और देन एल्ब्यूलाई टू एटमॉस्फेरिक एयर होगा। तो ये आपका डायरेक्शन था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे समझते हैं। ये हमने ये फिगर भी एनसीईआरटी का ले रखा है, इस फिगर को भी बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंपल सा है। एक बार इस फिगर को हम यहाँ समझ रहे हैं, एक बार इस फिगर को हम और कहाँ समझेंगे, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। आपने क्या किया, ब्रीदिंग किया, आपने एयर को इनहेल किया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपने इस एल्ब्यूलाई में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, अभी आप लोग पीछे देख कर आ रहे हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का अमाउंट यहाँ एल्ब्यूलाई में कितना है, 40 है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा कैसे, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर जा रहा है, एल्ब्यूलाई में, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आ रहा है, वो इस वापस से ब्लड में मिक्स होकर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ इस एल्ब्यूलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको छोड़िए, हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए आसान होगा। एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छे से हमको टू द पॉइंट समझना है। तो आइए ये देखिए, ये आपका जो दिखाया गया है लंग्स एल्ब्यूलाई है, ये जो बीच में पार्ट दिखाया गया है ये हार्ट है, ये है आपका बॉडी टिश्यू का पार्ट। अब देखिए आपकी बॉडी की जो सेल थी उसने क्या किया, ऑक्सीजन यूज कर ली और क्या मिक्स कर दी ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो आपके बॉडी के टिश्यू हैं इसने क्या किया, ऑक्सीजन यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिक्स कर दिया। अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, आपको पहले ही मैंने अभी पीछे बताया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा एंड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होगा। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 45 mmHg होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 mmHg होगा। अब देखिए अब ब्लड यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस बॉडी टिश्यू से लेकर के कौन जाएगा,
सिस्टमिक वेन जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा। जो वेना केवा या सिस्टमिक वेन है, ये ब्लड को कहाँ लेकर गई, इस राइट एट्रिया में। आपको हार्ट में पता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन लेकर के आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ आई, लंग्स एल्वुलाई के पास। इस लंग्स एल्वुलाई में क्या हुआ, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वुलाई के थ्रू फिर आप जब रिस्पिरेशन करते हैं आउट हो जाएगा और ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लंग्स से कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ लेकर आई इसे, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरी कहाँ पर लेकर आई, तो वापस से इस बॉडी टिश्यू के पार्ट आई। अब देखिए, तो आपके हार्ट के इस राइट साइड में ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा और इस लेफ्ट साइड में ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा। कहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, तो लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एक चीज और आती है, कब हम इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे और कब हम इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। आपके इस बॉडी टिश्यू के आसपास का जो सर्कुलेशन होगा उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे और इस एल्वुलाई के इस लंग्स के आसपास का जो सर्कुलेशन होगा उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, इसे हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ब्लड सर्कुलेशन। अभी बस इतना ही काफ़ी है। ये थोड़ा सा डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और कहाँ पर पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी का डेटा है, ध्यान देना है। सिस्टमिक आर्टरी में क्या कम है क्या ज़्यादा है एंड सिस्टमिक वेन में क्या कम है क्या ज़्यादा है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो 0.2 mm होता है, 0.2 मिलीमीटर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, जहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वुलाई और कहाँ पर, ब्लड कैपिलरी में। ये अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले यहाँ पे हमने कुछ नोट कर रखा है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो मेनली 3 लेयर का बना होता है। फर्स्ट लेयर है थिन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, सेकेंड लेयर है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड थर्ड लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी के बीच में पाया जाता है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये नॉन सेलुलर होता है, जबकि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी ये सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का। ये डिपेंड किस किस पर करती है। जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये डिपेंड किस किस पर करती हैं, ये डिपेंड करती हैं गैस के सॉल्युबिलिटी पर, ये डिपेंड करती हैं गैस के पार्शियल प्रेशर पर, ये डिपेंड करती हैं तो मेम्ब्रेन के थिकनेस पर। नेक्स्ट बात करते हैं जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 से 25 टाइम्स मोर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, आगे बढ़ें। ये देखिए, ये भी हमने एनसीईआरटी का फिगर ले रखा है। ये जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 3 लेयर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आपके एल्वुलाई की स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक, एंड इसके अलावा आपका ये जो लेयर है ये क्या है, आपका एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है और इनके बीच में जो ये सब्सटेंस भरा हुआ है यही आपका क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अभी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अभी जब हमने आपको सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन बता रहे थे तो वहाँ पर ब्लड और इसके बीच का अभी जो एक्सचेंज था वो हमने बताया आपको, ठीक है, आगे बढ़ें।
नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। गैसेस की अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का कितना % ट्रांसपोर्ट आरबीसी करेगा, तो ऑक्सीजन का 97% ट्रांसपोर्ट ये आरबीसी करेगा एंड 3% यहाँ पर डिजॉल्व प्लाज्मा करेगा। वैसे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 70% कौन करता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, तो करता है बाइकार्बोनेट एंड 20 से 25% कौन कर रहा होता है, तो आरबीसी कर रही होती है एंड 3% कौन कर रहा होता है, तो प्लाज्मा। ये क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है पूरा जो भी डेटा है वो सब कुछ ओवरऑल जितना भी मैंने ले रखा है एनसीईआरटी से ले रखा है, तो आपको सब कुछ समझते हुए चलना है। अब आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो कैसा है, सिग्मॉइड है। इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है, सिग्मॉइड है। ये जो ग्राफ है किसके किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में है जो कि आपके एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस की बात करें तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो इसके बीच में जो ये ग्राफ आ रहा है वो कैसा है, सिग्मॉइड है। इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, सिग्मॉइड है। इसका जो ग्राफ है, एक चीज इसमें और आता है कि ये ग्राफ कब राइट शिफ्ट होगा और कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। ग्राफ जो है कब राइट शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। ग्राफ जब राइट शिफ्ट कब होता है, ये है आपका राइट शिफ्ट। बहुत ध्यान देना है, सब इंपॉर्टेंट है। राइट शिफ्ट होगा जो ग्राफ, ये लेस स्टीपर होता है। ये जो ग्राफ है ये लेस स्टीपर होगा। अब ये राइट शिफ्ट कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है H आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। H आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा एंड यहाँ पर जो जब H आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर pH कम होगा, और यहाँ पर क्या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा आपका टेम्परेचर भी कैसा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, और जो P50 की वैल्यू है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। जब ये सिचुएशन होगी तो ये जो ग्राफ है ये किधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। अगर ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। जहाँ पर दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है वहाँ पर हमको एक ही चीज़ ध्यान में रखना होता है जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर दोनों को हम एक साथ ध्यान रख लेंगे तो वहाँ पर हमें मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो राइट शिफ्ट का हमको ध्यान रखना है, लेफ्ट शिफ्ट हम जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। लेफ्ट कब ग्राफ शिफ्ट होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैसा होगा, ज़्यादा होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा। इस सिचुएशन का बिल्कुल उल्टा कर देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 100 ml ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है हीमोग्लोबिन का, तो 12 to 16 ग्राम होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का, जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितना ब्लड कैरी करता है, तो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हम इसमें हायर वाली वैल्यू को ले लेते हैं। हायर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ये कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 30 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.34 इंटू 16, देन आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर
21 के आसपास आता है, लेकिन हम 20 मान के चल रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट हम इसे कितना मान लेते हैं, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, 1.34 ml ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितने यूनिट होते हैं, तो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 यूनिट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है ये, और इसके एक मॉलिक्यूल में 4 यूनिट होते हैं। देखिए 4 यूनिट है। और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कैरी करता है, और ये क्या बना लेता है, तो ये क्या बना लेता है बताइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा Hb4O8। अब देखिए ये जो हीमोग्लोबिन वैसे रेड कलर का होता है, लेकिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये चेरी रेड कलर का हो जाएगा। तो एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, वो भी किस मैनर में बाइंड करता है, तो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। मीन्स कि ये जो यहाँ पर रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होगा। तो आपको देखिए इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जब आप समझेंगे ना, तो टू द पॉइंट आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, और देखिए ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला है Hb4O8। नॉर्मली हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, एंड जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका कलर चेरी रेड होता है। तो इसमें हम लोग और एक चीज और है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कहाँ करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है एल्बुलाई लेवल पर। देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कहाँ बाइंड करेगा, एल्बुलाई लेवल पर। क्यों, क्योंकि एल्बुलाई लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाई कम होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा होगा, तो ये सिचुएशन हमें एल्बुलाई पर देखने को मिलती है। तो एल्बुलाई वो रीजन है जहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो बाइंड है कहाँ होगा, एल्बुलाई लेवल पर। जहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो एल्बुलाई लेवल पर होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ पर होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है, यहाँ पर इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन का, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ पर होता है, तो टिश्यू लेवल पर होता है। क्यों, क्योंकि टिश्यू लेवल पर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ पर होगा, तो टिश्यू लेवल पर होगा। तो वैसे ही आपका एक पॉइंट और आ जाता है, जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो क्या बना लेगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। यहां हमने एक सेकेंड, हाँ तो चलिए अभी हम लोग ऑक्सीजन का पढ़ चुके हैं, वहीं पर बात करते हैं जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा उसे कहते हैं हम कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, टिश्यू लेवल पर होगा। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन टिश्यू लेवल पर क्यों होता है, क्योंकि टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन
टिश्यू लेवल पर होता है। एंड डिसोसिएशन कहाँ पर होता है? तो डिसोसिएशन होता है एल्बुलाई लेवल पर, क्योंकि एल्बुलाई लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। इसको हमने लास्ट में नोट भी कर रखा, परेशान नहीं होना है। आगे समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड करता है तो बना लेता है कार्बोनिक एसिड। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। ये जो फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये कहाँ पर? टिश्यू लेवल पर करता है। अब देखिए, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये पाया कहाँ पर जाता है? इसका मैक्सिमम अमाउंट आरबीसी में पाया जाता है एंड स्मॉल अमाउंट में ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, तो ये बना लेता है आपका ये क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड पर फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगता है, फिर वापस से आपका ये बाइकार्बोनेट बना लेता है। फिर दिन क्या होता है आपका? यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है। जो कार्बोनिक एसिड है ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या? देखिए आपका HCO3 माइनस एंड H+ आयन में ये ब्रेक हो रहा है। ये एल्बुलाई लेवल पर ब्रेक होता है एंड टिश्यू लेवल पर देखिए यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? टिश्यू लेवल पर। एंड ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? तो एल्बुलाई लेवल पर। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यही हमने बोला, ये जो फार्मूला है ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, HbO2। जो HbO2 है इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? एल्बुलाई लेवल पर होगा। एल्बुलाई लेवल पर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर कम होता है। इसका डिसोसिएशन कहाँ पर होगा? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा। वैसे ही बात करते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा एंड इसका ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा? तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन टिश्यू लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये ज़्यादा होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कम होगा। इसका डिसोसिएशन कहाँ होगा? तो एल्बुलाई लेवल पर होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पर कितना ऑक्सीजन डिलीवर होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन अगर हम लोग बात करें तो टिश्यू को 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करेगा? 5 ml। ये एनसीईआरटी का डेटा है, वहाँ पर आपको कंफ्यूजन आता है, यहाँ से आप भूलेंगे नहीं इसे। तो टिश्यू लेवल पर 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? तो 5 ml। वहीं पर बात करते हैं लंग पर, तो लंग पर एल्बुलाई लेवल पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना डिलीवर होगा? तो 4 ml। तो 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू लेवल पर एंड 100 ml जो ब्लड है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर डिलीवर करता है? लंग को डिलीवर करता है, एल्बुलाई को डिलीवर करता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन के रेगुलेशन का। तो रिस्पायरेशन के रेगुलेशन की बात करें, मेनली इसमें इन्वॉल्व किस किस का होता है? न्यूरल का एंड केमिकल का। मीन्स इसमें नर्वस सिस्टम एंड आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। और बात करते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर का, ये पाया कहाँ पर जाता है? तो हाइंड ब्रेन के पॉन्स एंड मेडुला रीजन में। आइए यहाँ से समझते हैं
देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर लिया हुआ है, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये पॉन्स रीजन है। पॉन्स रीजन में आपको क्या न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पाया जाता है। ये जो आपको यहाँ बीच का रीजन दिखाया गया है ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा में रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, आपको बहुत अच्छी से समझना है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है एंड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन में पाया जाता है एंड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में पाया जाता है। अब देखिए जो यहाँ पर जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट कौन करता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पाया कहाँ जाता है? तो पॉन्स रीजन में। अब देखिए जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है यही डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल पर लगता है। यही क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को रेगुलेट करता है। हमारे रिस्पायरेशन को रेगुलेट कौन करता है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और रिस्पायरेटरी हमारे रिदम सेंटर को मॉडरेट कौन करता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पाया कहाँ जाता है? पॉन्स रीजन में। एंड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पाया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में। और आपके एनसीईआरटी में और एक चीज दे रखा कीमो सेंसिटिव एरिया। तो कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ पर लोकेटेड होती है? तो ये एडजेसेंट टू कीमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू मेडुला ऑब्लांगेटा। तो वो इसके बिल्कुल जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है इसके बिल्कुल एडजेसेंट होती है कीमो सेंसिटिव एरिया जो सेंसिटिव होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। तो जो कीमो सेंसिटिव एरिया है कहाँ सिचुएटेड होती है? तो कीमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर सिचुएटेड होती है। ये सेंसिटिव होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेप्टर का। जो रिसेप्टर होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी पर प्रेजेंट होते हैं। ये भी सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। तो एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी क्या है? ये हार्ट से निकलती हैं। एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी हार्ट से निकलती हैं। ये हार्ट है, हार्ट से ये एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी निकल रही हैं। यहीं पर क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये भी किसके लिए सेंसिटिव होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। ये भी आपके टू द पॉइंट एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम का। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये तीन। फर्स्ट तो इसमें अस्थमा, सेकंड एम्फाइसेमा एंड थर्ड आपका ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा क्या है? इसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो यहाँ पर घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है एंड इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में इन्फ्लेमेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा की बात करें, एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो एल्वुलाई की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। बेसिकली एम्फाइसेमा होता कैसे है? तो ये होता है सिगरेट स्मोकिंग से इसमें एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाता है। इसमें भी हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। बेसिकली ये ऐसे पर्सन को होते हैं, वो पर्सन जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बार बार इन सभी पार्टिकल के कांटेक्ट में आने की वजह से इनके लंग्स में क्या होता है? फाइब्रोसिस होने लगता है, जिससे इनका लंग डैमेज हो जाता है। इसीलिए जो लोग स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको मोस्टली मास्क लगा करके अपना काम करना चाहिए। तो ये सारे डिजीज थे। तो हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। अब हम आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। इसको देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी को रीड कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, जिससे आपके बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ जाएं। थैंक यू।